वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 8 अगस्त और हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, कल करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आई थी तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका लॉस हो गया, क्योंकि हमने उन सारे क्वेश्चंस को या तो इस वीडियो में क्वेश्चंस के फॉर्म में या ऑप्शंस के फॉर्म में कवर किया है, और कोई जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम कल की वीडियो में कवर करेंगे, तो आपका लॉस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी देश के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कॉम्पिटोरल ऑडिटर जनरल कैग अपॉइंट किया गया। देखिए, कैग अपॉइंट किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को, और आप इनके बारे में काफी अच्छे से जानते होंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू उसके पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अब इन्होंने अपने उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है और इन्हें भारत का कैग नियुक्त किया गया। अब मैं आपसे पूछूंगा ये भारत के कौन से नंबर के कैग हैं, तो आपका आंसर होगा ये भारत के 14वें नंबर के 14 नंबर के कैग हैं। इनके पहले जो भारत के सीएजी थे वह थे राजीव महर्षि। अब मैं बात करूं कैग के लिए आर्टिकल कौन सा होता है, तो उसका आर्टिकल है 148। अब मैं बात करता हूं कि कैग कार्य क्या करता है। देखिए, कैग भारत की जो संचित निधि है, जिसको हम कॉन्सोलिडेटेड फंड बोलते हैं, उसको, या फिर जो स्टेट की संचित निधि होती है और यूनियन टेरिटरीज जहां पर विधानसभाएं, उनकी संचित निधि का जो भी एक्सपेंडिचर है उससे संबंधित जो भी लेखा जोखा है उसको ऑडिट ट्रेल करता है। उसका लेखा परीक्षक करने का कार्य कौन करता है? कैग करता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो कैग की स्थापना हुई थी 1858 में। अगर मैं बात करूं इसका जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 ईयर्स का होता है। अब जो भी पहले आ जाए उस हिसाब से इसका कार्यकाल निर्धारित होता है। अब मैं बात करूं भारत के पहले कैग कौन थे, तो उनका नाम था बी नरहरि राव। देखिए, अगर मैं अन्य ऑप्शंस के बारे में बात करूं तो जो राजीव महर्षि हैं इनके बारे में अभी बता चुका हूं, यह भारत के 13वें सीएजी थे और गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं 14वें, तो इनको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूं तुषार मेहता के बारे में। देखिए, तुषार मेहता के बारे में अगर बात की जाए, यह भी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। पहले तो मैं ये बता दूं, यह है भारत के सॉलिसिटर जनरल। जो सॉलिसिटर जनरल होता है वह भारत के अटॉर्नी जनरल जो होता है, अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। अगर मैं बात करूं अटॉर्नी जनरल की, तो वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, और अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ। एक तरह से ये सरकार के वकील होते हैं। इनका जो आर्टिकल होता है वह होता है 76, और जो सॉलिसिटर जनरल होता है ये एक संवैधानिक पद नहीं है, तो इसका कोई आर्टिकल तो है नहीं, लेकिन आप इनका नाम याद रखिए, तुषार मेहता। ये कौन है? सॉलिसिटर जनरल। ठीक है। अब मैं बात करता हूं शशांक मेहता की। देखिए, जिस तरह से केंद्र में होते हैं अटॉर्नी जनरल, उसी तरह से राज्य में होते हैं एडवोकेट जनरल। तो अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश राज्य के एडवोकेट जनरल कौन है, तो आपका आंसर होगा शशांक शेखर। देखिए, जेल प्रहरी का एग्जाम आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को कवर किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह कोई तो लेगा, तो उनकी जगह ली है मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मनोज सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से ये 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, और इन्होंने रेल राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो यह इनके बारे में बात हो गई। तो हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो रेल है वह चेनाब नदी पर एक ब्रिज बना रही है। यह जो ब्रिज है, ये निर्माण इसका चल रहा है और इसको कोंकण रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है। अगर मैं इस ब्रिज के बारे में बात करूं तो अगर इसका निर्माण के बाद यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं बात करूं ग्लोबल इन्वेस्टर्स की जो पहली समिट हुई उसका आयोजन भी जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर का जो सिटी चौक था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? भारत माता चौक। ये भी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही में जो कश्मीरी केसर है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है। सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, इस अभियान की शुरुआत भी किस राज्य में की गई? इस अभियान की शुरुआत भी की गई जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ही पंजेवा और बेदिका ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जो जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इनके द्वारा इन दोनों ब्रिजों का उद्घाटन किया गया। देखिए, जम्मू कश्मीर में है हेमिस नेशनल पार्क। मैं आपको एक कनेक्ट करके बताता हूँ आप किस तरह से जीके को पढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप किस तरह से चीजों को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। अब जो हेमिस नेशनल पार्क जो है वह किसके लिए फेमस है? वह हिमतेंदुए के लिए फेमस है। अब जो उत्तराखंड की अपन बात करें, हिमतेंदुए की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र, हाल ही में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं, यह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड की बात की जा रही है तो उत्तराखंड में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था हाल ही में, जिसका नाम था होप।
देखिए अब आपको होप से कनेक्ट करना है। होप यूएई का पहला मार्स मिशन, उसका नाम भी होप था, तो हम पहुंच जाते हैं यूएई पे। अब यूएई ने इसके अलावा भी कुछ और किया है हाल ही में। यूएई पहला राज्य बना है जिसने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया है। तो इस तरह से देखा जाए हम कनेक्ट करते करते यहाँ तक पहुंच गए। हमने शुरुआत कहाँ से की? हमने शुरुआत की भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क से, जो है जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है हेमिस, फेमस है हिम तेंदुए के लिए। उसके बाद हिम तेंदुए का संरक्षण केंद्र जो कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में पोर्टल लॉन्च किया गया, होप पोर्टल। होप पोर्टल से हम जाते हैं होप मिशन पे। होप मिशन जो कि एक चंद्रयान वाला मिशन है, यूएई का पहला मिशन है, हम यूएई पे चले जाते हैं। यूएई के बाद फिर हम आते हैं, यूएई पहला अरब देश बना है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने वाला पहला अरब देश बना है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। तो राधा कृष्ण माथुर, इनके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। अगर मैं बात करूं बंडारू दत्तात्रेय के बारे में, तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। मैं बात करूं बेबी रानी मौर्य के बारे में, तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रेल ने किस नई सेवा का शुभारंभ किया है? देखिए इसका नाम है किसान रेल। अगर किसान रेल के बारे में बात करूं तो जो जल्द खराब होने वाली सब्जियां होती हैं, जो जल्द खराब होने वाले सामान होता है, जिनमें सब्जियां आती हैं, फल आते हैं और कृषि उत्पाद आते हैं, तो इनको बाजार तक पहुंचाने के लिए एवं किसान की सहायता करने के लिए यह सेवा शुरू की गई है। अब मैं इसके बारे में बात करूं तो भारत की पहली किसान रेल किसके बीच में चलेगी? तो यह नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में किसान रेल है, पहली किसान रेल है, वह चलेगी। देखिए ये जो किसान रेल है 2022 तक का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत किसानों की आय को दोगुना किया जाना है। तो उस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में यह एक कदम है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो शेषनाग, इसके बारे में हम काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यह हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन बनी है। इसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर। बात करें हम डेक्कन क्वीन के बारे में, तो डेक्कन क्वीन भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। बात की जाए ब्लैक ब्यूटी के बारे में, तो यह भारत की पहली ट्रेन थी जो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कब हिरोशिमा डे मनाया गया? देखिए हिरोशिमा डे आप इसको काफी अच्छे से जानते होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए थे। तो 6 अगस्त को उन्होंने परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा शहर पर, जापान के। और परमाणु बम था, इसका कभी कभी इसका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो नाम था उसके बारे में अगर मैं बात करूं, वह था लिटिल बॉय। ठीक है, अब जो 6 अगस्त 1945 को ये परमाणु बम गिराए गए थे और ये इतने ज़्यादा खतरनाक थे, मतलब इनमें उस समय के जो शहर की 90% पॉपुलेशन ख़त्म कर दी थी। लगभग तुरंत 70,000 लोग मर गए थे जब ये परमाणु बम गिरा था। इसके अलावा 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी पर। तो ये भी क्वेश्चन आता है, आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। तो 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को गिराया गया नागासाकी पर। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है हैंडलूम डे। हैंडलूम डे मतलब कि जो हथकरघा, जो बुनकर होते हैं, उनके लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 2015 से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 18 जुलाई के बारे में, तो 18 जुलाई को मनाया गया नेल्सन मंडेला डे। तो इसको आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 जुलाई को तो आप काफी अच्छे से जानते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? देखिए WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, ए और बी दोनों को। अगर मैं इनके बारे में बात करूं, देखिए हरमनप्रीत कौर के बारे में बात की जाए तो ये भारत की पहली क्रिकेटर है जिन्होंने 100 इंटरनेशनल T20 मैच खेले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनता है। एक और क्वेश्चन है, ये विदेश में T20 लीग्स होती हैं उनमें खेलने वाली भी पहली महिला खिलाड़ी हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो सुरेश रैना है वह WTF स्पोर्ट्स के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी इस ब्रांड से जुड़ गए। बात की जाए रविंद्र जडेजा के बारे में, तो हाल ही में विजडन के द्वारा इनको इस सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर माना गया है। तो उसको आप याद रखिए। और विजडन से आपको याद आना चाहिए, विजडन को कहते हैं बाइबल ऑफ क्रिकेट। तो याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है?
देखिए जो तेंदुपत्ते हैं, पहले हम बात करें इनका इस्तेमाल किस में होता है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है बीड़ी निर्माण में। तो जो आदिवासी लोग हैं या जो वनवासी लोग हैं वह तेंदुपत्तों को एकत्रित करते हैं, फिर उन पत्तों को सरकार के द्वारा खरीद लिया जाता है। तो इस तरह से उनको एक तरह का रोजगार भी मिल जाता है। तो इसी के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। अगर मैं पहले बात करूं उस अभियान की, तो उस अभियान का नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुधार योजना। देखिए ये जो राज्य है, राज्य के बारे में बात करें तो राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब राज्यों की बात हो रही है तो क्यों ना हम कुछ करंट अफेयर्स की बात करें जो हमारे कल छूट गए थे। पहले तो हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र योजना का शुभारंभ किया है। परिवार पहचान पत्र योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? हरियाणा ने किया। अब हम बात करते हैं गोवा की। तो गोवा ने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम BPAMS का उद्घाटन किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी कल ही का क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अब मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है तेंदुपत्ता राज्य, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ जेल प्रहरी का एग्जाम आ रहा है, तो मध्य प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की हम कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं असम की। तो असम ने हाल ही में दूसरा प्लाज्मा बैंक खोला गया है असम में, और पहले प्लाज्मा बैंक की बात करूं तो वह कहाँ पे खोला गया है? वह दिल्ली में खोला गया है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के जो मुसियारी है वहां पर भारत का पहला लाइकेन पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक लिखी है? देखिए ये जो पुस्तक लिखी गई है इसको लिखा गया यतीश यादव के द्वारा। अगर मैं पुस्तक के बारे में बात करूं तो ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है हमारी, उसके जो वीरतापूर्वक कार्य किए गए हैं, वीरतापूर्वक उन्होंने जो कार्य का संचालन किया उसकी झलक इस पुस्तक में मिलती है। अगर मैं रॉ के बारे में बात करूं तो रॉ के संस्थापक जो हैं वह महान स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काव थे। देखिए रॉ की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1968 में। जब 1962 और 1965 में युद्ध लड़े गए थे, 1962 में चीन के खिलाफ और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसकी आवश्यकता की जो एहसास हुआ कि एक एजेंसी होनी चाहिए, तो इसकी स्थापना की गई 1968 में। अब बात करें रॉ के वर्तमान में हेड कौन है, तो वह है सामंत गोयल। रॉ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वह है दिल्ली में। देखिए बात करें हमारे ऑप्शंस के बारे में। देखिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार जी ने हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका विमोचन किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। इस पुस्तक का नाम है सियासत में सदस्यता। बात हम करें वी आचार्य के बारे में, तो देखिए इनके बारे में हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। तो वी आचार्य जो हैं ये RBI के डिप्यूटी गवर्नर रह चुके थे। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। बात की जाए बलदेव सिंह जी के बारे में, तो जो बलदेव सिंह जी हैं इन्होंने एक बुक लिखी है हाल ही में, सूरज कदे मर्दा नहीं। तो इनको आप याद रखिएगा बलदेव सिंह जी के बारे में। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में हाइड्रो मौसम संबंधी खतरों की जोखिमों को कम करने पर वेबिनार किसके द्वारा आयोजित किया गया? देखिए यह आयोजित किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM के द्वारा। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो भारत मौसम विज्ञान के सहयोग से NIDM द्वारा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड रिस्क रिडक्शन यानी कि जल मौसम संबंधी खतरों की जोखिम को कम करने के विषय पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया। अब इस वेबिनार श्रृंखला में क्या क्या थे, तो इस वेबिनार श्रृंखला में तूफान और आकाशीय बिजली, बादल का फटना, बाढ़, चक्रवात और तूफान का बढ़ना एवं जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाओं से जुड़े हुए 4 वेबिनार इसमें शामिल थे। तो उनको भी आप याद रखिएगा। अब इसके अलावा हम बात करें जो हमारे अन्य ऑप्शन है उनके बारे में बात की जाए तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह है आदर्श कुमार गोयल। तो उनको आप याद रखिएगा आदर्श कुमार गोयल। इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है, तो वह है न्यू दिल्ली में। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और जो हमारे मिनिस्टर हैं वह हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? देखिए महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है उनका नाम है शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और यह जून 1985 और मार्च 1986 के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अब जब ये 1985 में मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तो उस समय इन पर मेडिकल कॉलेज की परीक्षाओं में धोखाधड़ी का इन पर आरोप लगाया गया था। उसके चलते मजबूरी में इनको अपने CM पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। देखिए बात करें हम अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो राम प्रधान है, राम प्रधान अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। विलियम इंग्लिश का हम
कल डिस्कस कर चुके हैं, कल नहीं परसों। यह जो कंप्यूटर माउस है उसके ये सह आविष्कारक थे, तो उनको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूं नीला सत्यनारायण की, तो नीला सत्यनारायण कौन थी? तो यह महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे कैपिटल इंडिया फाइनेंस के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया? अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इनका नाम है हर्ष कुमार भानवाला। हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन भी थे। देखिए इसी से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं नाबार्ड के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो आप कमेंट में लिख के जल्दी से बता दीजिए। बात करते हैं हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो अशोक लवासा हैं, अशोक लवासा भारत के मौजूदा चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उनको भी आप याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं रीवा गांगुली दास के बारे में, तो जो रीवा गांगुली दास हैं यह वर्तमान में तो थी बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त थी, लेकिन इनको वर्तमान में विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है, तो इनको आप याद रखिएगा। पहले यह थी बांग्लादेश की उच्चायुक्त के रूप में। अब मैं बात करूं हार्दिक सतीश चंद्र शाह के बारे में, तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह इनके बारे में भी आपको पता ही होगा। जब मैं ये इन नामों को लेता हूं तो आपको रिवाइज आपके मन में आ जाना चाहिए कि ये वह है, तो ऐसा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो इनको पीएम के निजी सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये क्वेश्चन भी हम वैसे पूछ चुके हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको याद आना लाजमी है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये जो शोधकर्ताओं का समूह है यह है आईआईटी खड़गपुर से। देखिए अब इनको यह अवार्ड क्यों दिया गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो आप धूप में कपड़े सुखाते हैं, गीले कपड़े को आप धूप में सुखाते हैं, तो इन्होंने गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए एक सिस्टम को डेवलप किया है, तो इसके लिए इनको इस सम्मानित किया गया। देखिए काफ़ी इनोवेटिव है, तो सम्मानित करना तो बनता ही है। बात करें हम मैंने ऑप्शंस के बारे में, तो आईआईटी दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम था कोरोसवेर इसको विकसित किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसे एचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। आईआईटी रुड़की ने क्या किया है, तो आईआईटी रुड़की के जो शोधकर्ताओं ने क्या विकसित किया था इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इन्होंने विकसित किया था यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स। बात करें हम आईआईटी कानपुर के बारे में, तो आईआईटी कानपुर ने अपने घर में जो एक टीचिंग सेटअप विकसित किया है जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश को 18 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? देखिए भारत ने 18 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है मालदीव की एक कंपनी है इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी MIFCO। इसको फिशिंग फैसिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए यह ऋण दिया गया है। अब मैं बात करूं मालदीव जो है वह इस ऋण को कितने समय में वापस लौटाएगा, तो मालदीव इस ऋण को 20 वर्षों के समय में वापस लौटाएगा। बात करें हम मालदीव के बारे में, बात हुई रही है, तो हाल ही में भारत ने मालदीव को फिटनेस इक्विपमेंट भी दिए, ठीक है। और जो मालदीव है उसने फैसला कर लिया है कि वह कॉमनवेल्थ का सदस्य बनेगा फिर से। बात करें हम बांग्लादेश के बारे में, तो देखिए हाल ही में हमने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन दिए हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करें तो WHO के कहने पर हमने नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता दी है। बात कर रहे हैं हम UAE के बारे में। देखिए UAE के बारे में हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, तो UAE का हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बन रही है, वह UAE बन रही है। तो आपको ये सर्च करके लाना है कि उसकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी के नए हेल्थ कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया? देखिए न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं विल डे ब्लासियो, इन्होंने डॉक्टर देव ए चौकसी को न्यूयॉर्क सिटी का नया हेल्थ कमिश्नर अपॉइंट किया है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह हैं भारतीय मूल के। देखिए न्यूयॉर्क के हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन डिपार्टमेंट के यह हेड होंगे। अब हम बात करें न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई क्रैपर्स कहा जाता है। हाल ही में न्यूयॉर्क का जो टाइम स्क्वायर है वहाँ पर भगवान राम मंदिर की जो भूमि पूजन हुई थी उसको दिखाया गया था, तो ये काफ़ी सम्मान की बात है हमारे लिए। वैसे हम जो राम मंदिर है उसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो ला चुके हैं, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। देखिए अब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का भी हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी वैसे आपको याद आ गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं ये भारतीय मूल के हैं और इन्हें सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है।
अब हम बात करें अर्चना सोरेंग के बारे में, तो अर्चना सोरेंग को यूनाइटेड नेशन चीफ के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। बात हम करें कला नारायण स्वामी के बारे में, तो जो कला नारायण स्वामी है यह भारतीय मूल की नर्स हैं। इनको सिंगापुर में प्रेसिडेंशियल अवार्ड प्रदान किया गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हमारे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खेलो इंडिया की पहली सामान्य परिषद की अध्यक्षता किसने की? देखिए, खेलो इंडिया के बारे में बात हो रही है तो इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे खेल मंत्री, जिनका नाम है किरण रिजिजू। अगर हम इस परिषद के बारे में बात करें तो इस अवसर पर खेल मंत्री ने पूरे देश में जमीनी स्तर पर जो प्रतिभाएं हैं उनको पहचानने के लिए राज्यों में हर वर्ष राज्य स्तरीय खेल इंडिया गेम्स का आयोजन करने का आग्रह भी किया है। देखिए, अब हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, तो हाल ही में हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 2021 में इनका आयोजन कहाँ पर होना है? 2021 में इनका आयोजन होना है हरियाणा में। देखिए, खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं हाल ही में, तो इनको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है नाडा ऐप। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का यह एक ऐप है। इसके अलावा आप एक क्वेश्चन और हमने डिस्कस किया था, अगर आप उसको आपको याद दिलाऊं तो जो एशियन गेम्स की 2018 में जो एशियन गेम्स की एक मिक्स रिले टीम थी, उसने जो मेडल प्राप्त किया था वह सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। अब उसके मेडल को गोल्ड में बदला गया है, गोल्ड में अपडेट कर दिया गया है। देखिए, बात करते हैं हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो वो जो महेंद्र नाथ पांडे हैं ये हमारे कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आसिम पोर्टल को लॉन्च किया है। बात करें हम नितिन गडकरी जी के बारे में, तो नितिन गडकरी जी एमएसएमई मिनिस्टर हैं। इन्होंने खादी के लिए जो सिल्क मास्क उपहार बॉस्को को लॉन्च किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में, तो रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग्स डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 की शुरुआत की है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।